हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एक्सप्लोरर। हमने पिछले वीडियो में कुछ जेनेटिक्स के विशिष्ट शब्दों के बारे में अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया और उसके बाद उसके अध्ययन के आधार पर कुछ नियम बनाए गए थे। पहले हम बात कर लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपको ये पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया था और मटर के पौधे का बायोलॉजिकल जो नेम है वो पाइसम सटाइवम है। मैंने एक और नाम बताया था, आपको शायद याद हो, फर्स्ट वीडियो में मैंने लथाइरस ओडोरेटस नाम का एक और प्रयोग किया था, जो कि वो भी एक मटर का ही पौधा है, लेकिन वो दूसरी प्रजाति का है। और पाइसम सटाइवम एक दूसरी प्रजाति का है, जो कि ये भी एक मटर का ही पौधा है। अब थोड़ा हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट की जब बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट्स की, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों को किया था। दूसरी बात कि मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट को प्रदर्शित करने के लिए एक मेल और एक फीमेल प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, जबकि मटर का पौधा जो होता है उसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों थे। तो मेंडल ने किया क्या? मेंडल ने एक पुष्प को लिया, मेंडल ने एक मटर के पुष्प को लिया जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों था। एक पुष्प की जब बात करते हैं तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होता है। एक ये पुष्प ले लेते हैं और एक दूसरा पुष्प ले लेते हैं ये। अब समस्या ये है कि मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट्स को करेगा तो वो एक मेल फ्लावर होना चाहिए, दूसरा फीमेल। तो मेंडल ने क्या किया कि एक पौधे के जो पुष्प था उस पुष्प में जो मेल गैमेट्स वाला पार्ट है, यानी कि स्टामेन्स जो होता है, पुंकेसर जो होता है, उस पुंकेसर को हटा दिया। उस पुंकेसर को क्या किया? तो मेंडल ने उसको हटा दिया, इसके पुंकेसर को हटा दिया। ठीक है, जो पुंकेसर को हटा दिया, यानी कि इसमें फीमेल पार्ट बचा, यानी कि ये फीमेल के जैसे बिहेव करेगा। और दूसरे में मेल गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए जो मेल ऑर्गन की जरूरत है, यानी कि स्टामेन, ये इसमें पाया गया, यानी कि ये अब मेल के जैसे बिहेव करेगा। अच्छा, ये जो परिस्थिति है जब हटाया गया तो ये किस समय हटाया जाता है, ये चीज बहुत आवश्यक होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी पुष्प में कभी भी हम मेल गैमेट्स को हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कब हटाया गया? तो इनमैच्योर कंडीशन में, यानी कि जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो परागकण पाए जाते हैं स्टामेन के अंदर, परागकणों का जो निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन्स, वो अभी परिपक्व नहीं हुए थे, मैच्योर नहीं हुआ था, यानी कि अभी मैच्योरेशन के पहले ही इसके नर जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा दिया गया। ये प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाता है, यानी कि किसी पुष्प के मैच्योर होने के पूर्व ही उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देना इमैस्कुलेशन कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूं, इमैस्कुलेशन। हिंदी में इसको विपुंसन कहते हैं, हिंदी में विपुंसन कहते हैं। और जबकि दूसरे में मेल गैमेट्स बनाने के लिए
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद था। अब मेंडल ने क्या किया, अच्छा एक चीज और, तो इमैस्कुलेशन की जब प्रक्रिया पूरी हुई तो इसने क्या किया मेंडल ने कि इसको, अब इस पुष्प को ढक दिया। ठीक है, इस पुष्प को ढक दिया। जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ाया गया तो उसमें बताया जाता है, ठीक है, कि क्रॉस पॉलिनेशन की जब बात होती है तो एक कृत्रिम तरीके से कराया जाता है और एक नेचुरल तरीके से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो कृत्रिम की जब बात करते हैं, आर्टिफिशियल वाली, तो उसमें क्या किया जाता है कि हटा दिया जाता है मेल गैमेट्स को और फीमेल गैमेट्स को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी ये खतरा होता है कि कोई दूसरे उसी जाति का कोई प्लांट्स का पॉलन ग्रेन्स इस पे ना आ जाए, इसको ढक दिया जाता है इससे बचाने के लिए। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। ठीक, तो अब मेंडल ने इतनी चीजों को किया। अब इतनी चीजें होने के बाद अब क्या किया मेंडल ने, तो जब ये पुष्प मैच्योर हो गया, मेल प्लांट, जो कि वैसे तो ये बाइसेक्सुअल है लेकिन फिलहाल में अब ये मेल के जैसे ही बिहेव कर रहा है। अब कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या इसका जो पॉलन ग्रेन होगा अगर इस पे गिर जाए तो उससे हमको कोई लेना ही देना नहीं है, हमको मतलब है इससे। ठीक है, तो जब ये मैच्योर कंडीशन में आया तो मेंडल ने क्या किया कि इसके कवर को हटाया। ठीक है, इसके कवर को यानी कि बैगिंग जो किया था इसको हटा दिया और इसका जो है परागकण इस पे गिरा दिया और पुनः इसको ढक दिया। पुनः ढकने की प्रक्रिया रीबैगिंग। रीबैगिंग कहलाती है। अब इससे क्या हुआ, तो अब इस प्रक्रिया के फलस्वरूप F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रथम संतानीय पीढ़ी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन में मान लीजिए ये सीड्स प्राप्त हुए, हमें, हमने लिख दिया F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए यानी कि जो सीड बना, उस सीड को मेंडल ने पुनः उगाया और उगाने से नए पौधे बने और नए पौधों में पुनः पुष्पों का निर्माण हुआ। ठीक, अभी तक यहां मेंडल का पेट यहां पर भी नहीं भरने वाला भाई। मेंडल पूरा बेचैन आदमी था। और एक बात यह भी सही है कि मेंडल यदि बेचैन नहीं रहता तो आज हमें जेनेटिक्स की जितनी बातें पता हैं शायद आज नहीं पता होती। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को तो वैसे भी बेचैन ही बोला जाता है, क्योंकि यदि वैज्ञानिक बेचैन नहीं रहा तो फिर आपको नई खोजों के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेंडल का पेट यहां भी नहीं भरा। इसने क्या किया कि इसने सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया करा दी। ठीक है, यानी कि इससे जो प्लांट्स बने, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, प्लांट्स बने, इन प्लांट्स को स्वनिषेचन करा दिया, यानी कि उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाना, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और सेल्फ पॉलिनेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि हिंदी हो जाता है स्वपरागण। स्वपरागण की प्रक्रिया कराया। स्वपरागण की प्रक्रिया के पश्चात F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हुआ। और ये प्रक्रिया होने के पश्चात मेंडल ने आगे नियम बनाए। ठीक है, ये तो प्रक्रिया की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं। अभी हमने रिबैगिंग की बात करी, इमैस्कुलेशन की बात करी थी। आप एक बार इमैस्कुलेशन को देख लें। ये होता है इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया। इमैस्कुलेशन में हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे यदि आप देखोगे, ठीक है, तो इस पोजीशन पे दिखाया जा रहा है, इस फिगर को दिखाया जा रहा है कि कैसे
परागकणों को हटाया जा रहा है, सॉरी परागकण बोल रहा हूं, नर जननांग को काट के हटा दिया जाता है। यही प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। यही प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। इतना होने के बाद अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब क्या है, मेंडल ने जब प्रयोग किया तो देखा कि अब बहुत सारे लक्षण हैं। ठीक है, हमने मुख्य रूप से 7 लक्षणों के बारे में बात किया है। ये हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बात करी थी। इसको मैं एक बार उसको डाल दूंगा, उसके लिंक को आप देख लेना। अब मेंडल ने क्या किया, जब देखा भैया इतने सारे लक्षण हैं तो मेंडल सारे लक्षणों को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकता था, तो उसने एक लक्षण को ध्यान में रखा। क्योंकि मेंडल आपको पढ़ने को मिलता है कि मेंडल बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत अच्छा गणितज्ञ था, लेकिन भाई इतने ज़्यादा लक्षणों को अध्ययन करना बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मेंडल ने कहा नहीं, मैं इतना नहीं करने वाला, मैं बस एक लक्षण को लेके चलूंगा फिलहाल में। तो मेंडल ने एक लक्षण लिया। हम मेंडल के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंडल ने जब वन जीन इनहेरिटेंस की बात करी तो उसमें मेंडल ने एक लंबाई का लक्षण ले लिया। तो लंबाई के लक्षण को हमने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया था, आपको पहले ही याद होना चाहिए। ठीक है, उसने क्या किया कि एक लंबा पौधा ले लिया और दूसरा ले लिया बौना। एक लंबा लिया और दूसरा बौना। लंबाई को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और बौनेपन को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और, एक समस्या और होनी थी, आपको ये चीज समझनी होगी। यहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है बच्चों में, ये यूपी बोर्ड के विशेषतर बच्चों में और यूपी बोर्ड में भी गांव के जो बच्चे होते हैं, इनकी ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हम लोग गैमेट्स बनाने लगते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये आता है सर ये क्या हो रहा है अब। तो भाई मैं उस चीज को आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं कि आगे चल के फिर कोई बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो और ये फेस ना करना पड़े इसे। गैमेट्स होते क्या हैं? ठीक है, ये जो है एक सेल है, और कौन सा सेल है? नॉर्मल सेल है, जो कि सामान्य कोशिका में पाई जाती है। और आपको पता है कि सामान्य कोशिकाओं में जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो जब जोड़े में पाए जाएंगे तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जिस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं यानी कि आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, उसे हम गैमेट्स कह देते हैं। अब यहां की जब बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रख दे रहा हूं, आपको एकदम यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। होगा क्या यदि मान लेते हैं कि किसी सामान्य मानव के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती हैं। अगर मान लीजिए कि बिना गैमेट्स फॉर्मेशन के ही सेल्स का, ऐसा तो संभव नहीं है बट मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि माता में 23 जोड़े गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि मैं सीधे नंबर लिख दे रहा हूं 46, 46, और पिता के 46, यहां एम कर दे रहा हूं मेल, यहां एफ कर दे रहा हूं फीमेल। यहां फीमेल हो गया, यहां मेल हो गया। इन दोनों का जब निषेचन होगा तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब 92 क्रोमोसोम होने का मतलब कि शरीर में बहुत सारी समस्याओं का आना। संभवतः कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, अगर होगा तो कुछ भी हो सकता है, जो कि होता नहीं है ऐसे। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दैट मीन मेल से 23 और फीमेल से 23, यहां गुणसूत्र वाले सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को हम गैमेट कह देते हैं। ठीक है, अगर इसी को
हम इस प्रकार से दर्शाएं तो ये पेयर में होते हैं। हम इसको लिखते हैं, ये 46 है ना, इसको हम लिखते हैं कैसे, 23 यानी कि 23 जोड़े। तो जोड़े में यदि दर्शाएंगे तो मान लीजिए अगर एक जोड़ा दर्शाना हो, मान लेते हैं हम इस क्रोमोसोम को टी से दर्शा दिए तो एक है ना, तो जब जोड़े करेंगे तो 2 होगा। और यही जब गैमेट्स बनेगा, ठीक है, तो गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, यानी कि यहां पे यदि कैपिटल टी है तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल टी होगा। और गैमेट्स की दूसरी विशेषता क्या है कि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, जनन में ही भाग लेंगे। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये गुणसूत्र आधे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिख सकता है। और जो भी एक विशेष सूचना मैं दे दूं कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई टॉपिक समझने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करेगा, लिख देगा। मैं अगले लेक्चर या अगले जब वीडियो शूट करूंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम। अब क्या होगा, यहां से ये गैमेट बना और बौनेपन का ये गैमेट बना। ठीक, अब दोनों का जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो एक समस्या और आ रही थी मेंडल के पास कि किया क्या जाए भाई, ऐसे तो हम कैसे करेंगे गणित का, कैसे इक्विपमेंट सारी चीजें हम अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है पुनेट। ठीक है, इनका नाम है पुनेट, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हैं। जन्म हुआ इनका जून 20 1875 1875 में, और इनकी डेथ हुई है जनवरी 3 1967। ये है इनके बारे में। तो पुनेट ने कहा कि भैया मेंडल आप घबराओ नहीं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। तो पुनेट ने अपना एक रूल दिया जिसे पुनेट के चौखाने का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब एक तो सामान्य विषय एक सामान्य तरीके से समझा दूंगा और दूसरा पुनेट के नियम से भी समझा दूंगा। मैं 2 मेथड्स के आपको समझा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन जो बना इसमें सारे पौधे संकर लंबे बने। मैंने संकर शब्द का पहले ही समझा दिया है, संकर शब्द को। ठीक है, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि सभी पौधे संकर लंबे बने। ये तो समझाने के लिए है, मैं थोड़ा 2 तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी समस्या होती है इस तरीके में। दूसरी बात करते हैं सामान्य तरीके से कैसे इसको इधर समझाया जाता है। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स बने गए हैं इसके, कैपिटल टी इसके भी गैमेट्स बना दिए जाएंगे, स्मॉल टी क्रॉस कराया जाएगा। एक ये तरीका होता है, सभी पौधे F1 जनरेशन में संकर लंबे बने। F1 जनरेशन में सभी पौधे संकर लंबे। ठीक, और पुनेट के चौखाने का नियम क्या कहता है, तो पुनेट के चौखाने के नियमानुसार होता क्या है कि हम एक बॉक्स के थ्रू इसको बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, एक तरफ लंबेपन को और एक तरफ ऐसे गैमेट बन गया, और एक तरफ बौनेपन का गैमेट बना। इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। और
सभी पौधे जो इसमें आया है वैसे ही इसमें भी आएगा। आप क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ एक बार इसमें आएगा और दूसरा इसका इसके साथ इसमें आएगा। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम वही चीज, इसका इसके साथ इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जो चीजें यहाँ पे आ रही है वही चीजें यहीं पे आएंगी। तो पुनेट ने ये विधि की बात की। ठीक, अब मेंडल ने क्या किया कि इसके बाद स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब इनसे ये हो गए सीड बने, इन सीड का पुनः उसने उगाया इस सीड को, और इस सीड को उगाने के बाद पुनः इसमें पुष्प लगे और उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने क्या मिला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला था। अब क्या किया, एक को हम परागकण मान लेंगे और दूसरे को वर्तिकाग्र मान लिया। अब इसका इसके गैमीट को बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं दोनों तरीके को लेके चल रहा हूं, आप एक बार ध्यान दे लेंगे। ठीक, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक, सॉरी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, सॉरी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बना। ये है F2 जेनरेशन, ये है F2 जेनरेशन। ठीक, अब पुनेट के नियम के अनुसार चल लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमेट, दोनों का क्रॉस कराइए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। एक्चुअली में देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है कि कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं और स्मॉल लेटर को बाद में। जो चीजें हमें यहां प्राप्त होंगी वही यहां प्राप्त होंगी। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है बच्चों को। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हुआ F2 जेनरेशन। तो मेंडल ने जब F2 देखा, ठीक है, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट फाइनल किया ऐसे, और इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत दो नियम मेंडल के बनते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट जैसे ही वन जीन इनहेरिटेंस पूरा हुआ, या इसको दूसरी भाषा में कह देते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जैसे ही मेंडल का ये प्रक्रम पूरा होता है, हमें दो रूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रूल? तो पहला रूल इसका हो जाता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा नियम बनता है, पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, और दूसरे नियम की जब बात करते हैं तो दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ, इसको दो, इसके पृथक्करण के नियम, या इसी को एक और नाम दिया गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या प्योरिटी ऑफ गैमीट,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये है मेंडल के एक जीन संकरण से बने नियम। आज के क्लास में बस इतना ही। हम अगले क्लास में बात करेंगे मेंडल के दूसरे प्रयोग और तीसरे नियम की, यानी कि दूसरे प्रयोग से जो तीसरा नियम आएगा उसके बारे में, और साथ ही साथ अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सह प्रभाविता का नियम। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।